A very good morning to all of you, and once again I welcome you all to the GK Today platform. I hope you all are doing very well, and today we'll be doing the questions for 11th and 12th of September 2023. तो आज के सेशन में हम 11 और 12 सितंबर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। कल वाले लेक्चर में आपका जो रिव्यू था वो मुझे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोगों ने जो क्विज के आंसर थे वो एकदम सही लिखे थे, बहुत सारे लोगों को एक दो नहीं भी आ रहे थे, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम मैंने आपको बताया है कि आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंट रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात आपने ये कही थी कि जो पेन की विजिबिलिटी है वो कम है बिकॉज ऑफ रेड कलर, तो उसको आज यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और आज हम ब्लू बैकग्राउंड पे येलो कलर को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आज के वीडियो में आप फिर से कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम लोग इसको फिर थोड़ा और चेंज करने की या बेटर करने की कोशिश करेंगे। वैसे आई होप कि ये जो ब्लू और येलो का कॉन्ट्रास्ट है ये बिल्कुल ठीक बैठेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताएगा कॉमेंट्स में और फिर हम लोग उसको फर्दर इन्हांस करेंगे। इसके अलावा थर्ड चीज़ मुझे आपको यहाँ पे ये बतानी है कि कल से हम लोग जो रिवीजन करते हैं अब तक उसको अब से हम लोग प्रिंटेड फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी है और आप लोग को समझ में नहीं आता मैं क्या लिख रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो भी यहाँ पर लिखा जाता है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बोलती हूँ, उसके बाद लिखती हूँ। तो अगर कोई मेरी वॉइस पे फोकस कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि उसे इतनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन स्टिल क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब से जो रिविज़न वाला पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा और अब से जो हम रिवीजन करेंगे वो प्रिंटेड फॉर्मेट में रहने वाला है। ठीक है, तो उस दिन के सबसे पहले करंट अफेयर्स करेंगे। सपोज कोई अवार्ड एंड ऑनर का क्वेश्चन है तो फिर अगली स्लाइड में जाके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हम लोग क्विकली देख लेंगे जो पीछे 1-2 महीने में दिए जा चुके हैं या फिर आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से 1-2 दिन करते हैं। आई होप कि आपको सही लगेगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं सही लगा तो आप बता सकते हैं और फिर हम लोग उसको कुछ और चेंज करने की ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से तालमेल रहेगा जब तक हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहेंगे। तो जितने भी लोग कमेंट्स में हिस्सा लेते हैं और कुछ ना कुछ अपना रिव्यू डालते हैं तो उन सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू है, क्योंकि उससे हमें हेल्प मिलती है चीज़ों को और बेटर करने में और अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करने में। तो चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन आज, और आप मेरी राइटिंग के साथ कोऑपरेट कर लीजिएगा, अदरवाइज कल से आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में ये चीज़ें दी जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ BESS एम्स टू जनरेट 4000 मेगावाट आवर ऑफ BESS प्रोजेक्ट्स बाय। देखिए, जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने स्कीम को अप्रूव किया है फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग, जिसका एम है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के डेवलपमेंट को और ज़्यादा इंप्रूव करना। ठीक है, इस स्कीम में होगा क्या, 4000 मेगावाट आवर तक के BESS प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। कब तक, बाय 2032-31, जिसमें कि 40% ऑफ कैपिटल कॉस्ट सपोर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ VGF। ठीक है, इस स्कीम का बेसिक एम क्या है, क्लीन, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड और सस्टेन करना सिटीजन्स के लिए, और इसके लिए इनिशियल आउटले तैयार किया गया है 9400 करोड़ रुपीज़ का। तो आप कह सकते हैं कि इसका एम है एक लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज को अचीव करना जिसकी रेंज होगी 5.5 to 6 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। ओके, तो याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट्स कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, 2030 से 31 तक। देखिए, ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होते हैं ये वन ऑफ द की सोल्यूशंस हैं स्टेबल एनर्जी सप्लाई के लिए, और ये एक तरह की रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जिनमें आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और फिर बाद में जब भी कभी ज़रूरत हो तो आप वहाँ से उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ दिनों पहले आपने इंटर सोलर 23 एग्जीबिशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, ये हुआ था म्यूनिक, जर्मनी में। ठीक है, खास बात क्या है, इंडिया से आईरेडा गई थी पार्टिसिपेट करने। आईरेडा क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। फाइन, फिर इसके अलावा सोलर सिटी प्रोजेक्ट हाल ही में एक लॉन्च किया है अनर्ट ने, कहाँ पे, केरला स्टेट में। किस लिए, क्योंकि ये बनाना चाहते हैं केरला या फिर तिरुवनंतपुरम सिटी में सभी रूफटॉप को एक सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेशन। ठीक है, अनर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, एनर्जी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी न्यूज़ में बनी रहती है और कुछ दिनों पहले अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने,
यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इसका एम है स्टेट को एस्टैब्लिश करना एज अ लीडिंग हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। क्या समझते हैं आप ग्रीन हाइड्रोजन से? ऐसी हाइड्रोजन जो कि प्रोड्यूस होती है रिन्यूएबल सोर्सेज से, उसको हम कहते हैं ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी कौन बन गई है? याद रखिएगा ये है सांची। और सांची कौन से स्टेट में लाई करती है? मध्य प्रदेश में। ये तो बहुत लेटेस्ट है करंट अफेयर्स में। तो फर्स्ट सोलर सिटी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सी है? ये है सांची, मध्य प्रदेश की। आपको बताना है कि इंडिया की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सा बन गया है और ये कौन से स्टेट में लाई करता है। यहाँ पे अब एक भी सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं होते हैं, तो उसका नाम आपको कमेंट्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि केरला का कौन सा स्टेट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट बन चुका है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे रहने वाले हर एक इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स के बारे में एटलीस्ट पता है। मतलब प्रियम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इसके अलावा आपके डीपीएसपी क्या चीज़ें हैं। तो जो भी बेसिक्स होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे रहने वाले हर एक बच्चे को ये चीज़ मालूम है। तो इसी वजह से इस डिस्ट्रिक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट घोषित किया गया है। आपको बताना है कि केरला का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इसकी बात हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन है, द कैबिनेट ग्रांटेड अप्रूवल फॉर एलोकेशन ऑफ 1.64 करोड़ रुपीज फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2017 इन विच स्टेट्स। तो कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है 1164.53 करोड़ रुपीज फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। कौन से दो स्टेट में? हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और इनिशियल तौर पे आईडीएस 2017 को इंट्रोड्यूस कराया गया था 2018 में। कितनी लागत के साथ? 131.9 करोड़ रुपीस, जिसको कि फुल्ली यूटिलाइज कर लिया गया फिजिकल ईयर 2021 टू 22 में। और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए अंटिल 2028 टू 29 एडिशनल फंड की हमें ज़रूरत है, जिसको कि कैबिनेट ने अप्रूव किया। और इसका एम क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्टिमुलेट करना और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, ठीक है। तो कौन से दो स्टेट्स हैं ये? हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। चलिए कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहला स्टेट है यहाँ पे झारखंड, क्योंकि झारखंड ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है कुछ पेंशन और ओबीसी स्टेटस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अपने स्टेट के अंदर। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कौन सा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का जिसने कि इनिशिएट किया है आधार को, जो कि लिंक्ड होगा बर्थ रजिस्ट्रेशन के साथ? याद रखिएगा ये स्टेट है नागालैंड। साथ ही आपको कमेंट्स में बताना है कि इंडिया का पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके गुड गवर्नेंस इंडेक्स को कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले रिलीज किया था। फिर इसके अलावा कोलकाता जो है ये थर्ड सिटी बन चुकी है टू गेट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपको बताना है कि रेस्ट दो सिटीज कौन सी हैं। फिर इसके अलावा इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया? तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरला स्टेट में लाई करता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट रिलेटेड न्यूज़ हो गई जो आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023? कौन सी सिटी होस्ट है भारत ड्रोन शक्ति के लिए? एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स ने कोलैबोरेट किया ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू ज्वाइंटली होस्ट भारत ड्रोन शक्ति 2023 और इस इवेंट को शेड्यूल किया गया है 25 एंड 26 ऑफ सितंबर के लिए। कहाँ पे होगा ये? इंडियन एयरफोर्स के हिंदन एयरबेस में इन गाजियाबाद। और इसमें लाइव एरियल डिमॉन्स्ट्रेशंस फीचर किए गए हैं एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो भारत ड्रोन शक्ति के लिए कौन सी सिटी वेन्यू है? तो ये है गाजियाबाद। यहाँ पे कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है, इस साल इसके लिए होस्ट है इंडिया। और इंडिया इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा? अपनी बेंगलुरु सिटी में, ठीक है। फिर हमने सेमिकॉन इंडिया के बारे में बहुत बार पढ़ा है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का जो एग्जीबिशन था, इसके लिए वेन्यू है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड शेरपाज G20 की मीटिंग थी, ये कहाँ पे हुई है? हम्पी, कर्नाटका स्टेट में। और लास्ट है यहाँ पे G20 की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन समिट, जिसके लिए वेन्यू था गोवा। अच्छा, आपको बताना है कि गोवा से कौन से दो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हाल फिलहाल GI टैग दिया गया है। इसमें से एक वैरायटी मैंगो की भी थी, जो हमने कल ही डिस्कस किया हुआ है। तो सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल?
ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल पे कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के दौरान जो कि हुआ था मुंबई में, UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना इन्हांस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जिसको कि डेवलप किया गया था विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज, जिसमें फोकस किया जा रहा है आधार ऑथेंटिकेशन को री इमेजिन करने के ऊपर। और UIDAI की जो वॉलंटियर गाइडलाइन जारी हुई थी 2022 में, उसमें कोलैबोरेशन को इनकरेज किया गया था विद इंडस्ट्री एंड फिनटेक पार्टनर्स, ताकि किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को एक्सेलरेट किया जा सके और जो रेसिडेंट्स के लिए सोल्यूशन है उनको हम इन्हांस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है UIDAI। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। और कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। एम क्या है? एक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को प्रमोट करना, राइट। नेक्स्ट है, Which city is the host of Transnational Grid Interconnections for One Sun One World One Grid Conference? ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई है नई दिल्ली में और इसको ऑर्गेनाइज किया था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। इसमें हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से जो क्रॉस बॉर्डर ग्रिड इंटरकनेक्शंस हैं हमारे, उनकी इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा इस कॉन्फ्रेंस के लिए होस्ट सिटी कौन सी थी, तो ये है नई दिल्ली। यहाँ पे एक बार फिर से कुछ समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस हम रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले G20 की कुछ वर्कशॉप या इवेंट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेकेंड G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी, याद रखिएगा ये कहाँ पे हुई है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, फिर इसके अलावा जो G20 की वर्कशॉप है ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इसके लिए वेन्यू है हैदराबाद। फिर जो सेकेंड एडिशन है नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। और इसके अलावा इस साल एशियान समिट के लिए होस्ट कौन है? होस्ट कंट्री कौन सी है? तो ये है इंडोनेशिया। सब लोग कमेंट से बताएंगे कि ब्रिक्स में हाल ही में 6 नई कंट्रीज जो इंक्लूड हुई हैं उनके नाम क्या क्या हैं। एटलीस्ट आपको 3-4 तो याद होने ही चाहिए, तो सारे लोग अपने अपने जवाब जितने भी आपको याद हैं वो कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ एक्सटेंडेड द सोशल सिक्योरिटी टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थ्रू यूनिवर्सल पेंशन स्कीम? ये क्वेश्चन है जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आंसर है झारखंड। झारखंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में, जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी और इंक्लूजन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और कैबिनेट ने इसके लिए डिसाइड किया है कि वो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करेंगे अपनी बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में, जिसके बाद इन्हें सभी तरह के एसोसिएटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। और अंडर द मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो भी एलिजिबल ट्रांसजेंडर बेनिफिशरीज हैं उन्हें 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा एज अ फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? ये स्टेट है झारखंड। एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पहला ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया है नूर शेखावत को पिछले महीने, और नूर शेखावत कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? ये राजस्थान से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया हैज इंपोर्टेड डेट पाम ट्री फ्रॉम विच कंट्री एज पार्ट ऑफ सैपलिंग प्लांटिंग इवेंट अंडर G20 समिट? तो इंडिया ने डेट पाम ट्री को कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया है एज अ पार्ट ऑफ सैपलिंग प्लांटिंग इवेंट अंडर G20 समिट? देखिए, इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो भी विजिटिंग लीडर्स हैं G20 के, वो सैपलिंग्स प्लांट करेंगे अपनी नेटिव ट्रीज के फ्रॉम 17 डिफरेंट कंट्रीज। इसका एम है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करना और कोऑपरेशन को सिंबलाइज करवाना अमंग द नेशंस। और डिफरेंट नेटिव प्लांट्स जो है इंपोर्ट किए जाएंगे G20 की सभी मेंबर कंट्रीज में, और साथ ही कुछ इनवाइटी कंट्रीज से भी लाए जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया ने इंपोर्ट किया है डिफरेंट ट्रीज को, लाइक ये जो डेट पाम की यहाँ पे बात हो रही है, ये हमने सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करवाया है। ऑलिव्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर कहाँ से? इटली से और टर्की से। ठीक है, फिर इसके अलावा कैम्फर आ रहा है। कैम्फर लॉरेल एक तरह का पेड़ होता है, ये चाइना और जापान से आएगा। और अगर हम इनवाइटी कंट्रीज में बात करेंगे तो घाफ ट्री है जो कि आएगा UAE कंट्री से, और फ्रैंकिनसेंस है जो कि ओमान से लाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं। और एक मैंगो ट्री है जो कि बांग्लादेश से लाया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट करवा के यहाँ पे सैपलिंग इसकी लगवाएंगे। ठीक है, ओडिशा से कौन से 2 चीज़ें हैं जिनको हाल फिलहाल GI टैग दिया गया है? इसमें फर्स्ट है काला जीरा राइस, जिसके बारे में हमने कल ही पढ़ा है, और सेकेंड प्रोडक्ट है
रायगढ़ शॉल, ये एक शॉल की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है, अ न्यू ग्लोबल डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंड वॉच हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर विच इंस्टीट्यूशन। एक नया ग्लोबल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मरीन सैंड वॉच, इसको कौन से इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत डेवलप किया गया है? तो मरीन सैंड वॉच डेवलप किया है ग्रेट जेनेवा ने विद इन द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इन्होंने हाल ही में अनवील किया कि लगभग 6 बिलियन टन्स ऑफ सैंड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है हर साल फ्रॉम द वर्ल्ड्स ओशन फ्लोर। मतलब जो भी दुनिया के ओशन फ्लोर्स हैं वहाँ से 6 बिलियन टन सैंड हर साल निकाला जा रहा है। जाहिर सी बात है ये एक काफ़ी बुरा थ्रेट है हमारी बेंथिक लाइफ के लिए, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ओशन के बिल्कुल बॉटम पे रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। और ये जो प्लेटफॉर्म है मरीन सैंड वॉच, ये बेसिकली मॉनिटर करता है सभी तरह के सैंड, क्ले, सिल्ट, ग्रेवल और रॉक को जो कि ड्रेच किया जाता है फ्रॉम द मरीन इन्वायरमेंट्स, पर्टिकुलरली हॉटस्पॉट्स में लाइक नॉर्थ सी, साउथ ईस्ट एशिया और जो भी ईस्ट कोस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी में जो कि है केनिया कंट्री में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर टाइटल की रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ने जारी करी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला है फूड आउटलुक रिपोर्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फूड आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका लाई करता है रोम, इटली में। फिर इसके बाद सेकेंड है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले इसका 11th एडिशन जारी हुआ था, इसी वजह से ये चर्चे में था। याद रखिएगा ये रिपोर्ट जारी होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद थर्ड है हंगर हॉटस्पॉट, और ये एक तरह की ज्वाइंट रिपोर्ट है जिसको कि लॉन्च करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। एक और ज्वाइंट रिपोर्ट है यहाँ पे जिसका नाम है ज्वाइंट मैल न्यूट्रिशन एस्टिमेट रिपोर्ट। ये बेसिकली 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन मिल के जारी करती हैं। फर्स्ट है इसमें यूनिसेफ, सेकेंड है WHO और थर्ड है वर्ल्ड बैंक। ओके, सब लोग कमेंट से बताएंगे कि जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स होता है इसको कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है। तो अगर आपको आता है तो आप इसका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एज पर रिसेंट रिपोर्ट द कोस्टल वाटर्स ऑफ विच स्टेट आर फेसिंग एन इकोलॉजिकल थ्रेट फ्रॉम द इन्वेसिव कैरेबियन फॉल्स म्यूसल। तो जो केरला के कोस्टल वाटर्स हैं, फिलहाल इनके लिए सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल थ्रेट बन चुका है ये इन्वेसिव कैरेबियन फॉल्स म्यूसल, और ये रिपोर्ट जारी करी है इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज में। ठीक है, ये जो इन्वेसिव स्पेशीज है ओरिजिनली बिलोंग करती है साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका को, और अब ये बहुत तेज़ी के साथ केरला के कोस्टल वाटर्स में फैल रहा है, जिसके बाद जो भी नेटिव क्लैम्स हैं उनको ये डिस्प्लेस करता जा रहा है, और जाहिर सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेट हो चुका है केरला के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है केरला स्टेट। लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च हेलो UPI कन्वर्सेशनल पेमेंट्स ऑन UPI। किसने इसको लॉन्च किया है? आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने लॉन्च किए हैं कुछ सेट ऑफ इनोवेटिव डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 जो कि हुआ था मुंबई में। और क्रेडिट लाइन ऑन UPI जो है वो इनेबल करता है प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस को फ्रॉम द बैंक्स वाया द UPI, जिसमें कि यूजर्स को ये एक्सेस होता है कि वो अपने इंस्टेंट क्रेडिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं जो UPI लाइट X है, इसकी हेल्प से ऑफलाइन पेमेंट फैसिलिटेट किया जाता है, जबकि UPI का जो टैप एंड पे फीचर है ये इन्हांस करता है डिजिटल पेमेंट को थ्रू नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सभी तरह के QR कोड बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए। और यहाँ पे जो बात हो रही है हेलो UPI कन्वर्सेशनल पेमेंट्स ऑन UPI की, इसकी हेल्प से वॉइस इनेबल्ड UPI पेमेंट्स किए जाएंगे 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, थ्रू UPI एप्लीकेशंस, टेलीकॉम कॉल्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा अगस्त मंथ में UPI ने अपना एक नया रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन के मामले में सेट कर लिया है, जिसमें कि 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए गए एक सिंगल मंथ में, और जब से UPI फॉर्म हुआ है तब से अब तक का ये हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट हुआ है। ठीक है, तो 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे अगस्त मंथ में। इसके अलावा जुलाई मंथ में श्रीलंका ने ज्वाइन कर लिया है हमारे UPI पेमेंट सर्विस को, मतलब श्रीलंका ने अडॉप्ट कर लिया है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है हमारा UPI, लाइक सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान, तो इन सारी जगह पे
UPI जो है वो वैलिड है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आपको सेशन में मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ आपने नया सीखा होगा। और इसके अलावा कल हम लोग अपना एक नया पैटर्न स्टार्ट करेंगे रिवीजन को लेके, तो पढ़ते रहिए इसी तरह अच्छे तरीके से। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, उसको हम लोग डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू आज का भी ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला है, या अगर कुछ इंप्रूवमेंट है तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए आप आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन करना है। जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको 5 आते हों, 1, 2 या फिर कुछ नहीं आता तो आप वो भी लिख सकते हैं। नो इश्यूज़, धीरे धीरे आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। तो अब कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zahat Sana signing off.